सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। यूजीसी बिल के समर्थन में काशी विद्यापीठ में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। परिसर में भारी फोर्स तैनात, ड्रोन से की गई निगरानी। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की अस्थियां गंगा में विसर्जित। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने एडीएम सप्लाई को सौंपा ज्ञापन। मंत्री रविंद्र जायसवाल को लिया आड़े हाथ। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री गणेश पूजन के साथ महाशिवरात्रि पर्व उत्सव प्रारंभ। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। बीएचयू छात्रों के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को जोरदार हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए छात्र समूहों में संगठित होकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान द्रोणाचार्य होशियार, अंगूठा काटना बंद करो, 100 में से 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है और यूजीसी लागू करो जैसे नारे लगाए गए। केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में पहुंचते नारेबाजी और तेज हो गई। प्रदर्शन में खासतौर पर ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्र बड़ी संख्या में शामिल रहे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई थी। वहीं ड्रोन के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिगरा थाना सहित कई थानों की पुलिस फोर्स विश्वविद्यालय परिसर उसके आसपास तैनात की गई। एहतियातन प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं बाहरी छात्रों लोगों के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। मुख्य गेटों पर कड़ी निगरानी रखी गई और सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी और यूजीसी कानून को जल्द लागू करने की अपील की। छात्रों का कहना था कि यह कानून शिक्षा में समान अवसर और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे खासकर वंचित वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। यूजीसी 2026 का जो एक्ट था उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ से सभी भाइयों के साथ अपना मार्च निकाला गया। यहाँ से समाज चौराहे से मानव की संकाय तक लगा के उसमें क्या मांगे आपकी? मांगे ये है कि कहीं ना कहीं जो बिल आया उसमें हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इसको लागू करे, क्योंकि जानते हैं सरकार की रवैया क्या है। बैक सपोर्ट में तो ला रही है लेकिन पीछे से उकसा रही है लोगों को, और जातिगत लोगों में क्या कर रही है, आपस भेदभाव या उसका रवैया स्पष्ट नहीं हो रहा सरकार क्या करना चाहती है। अगर यह लागू नहीं होता तो आगे की हम लोग लड़ाई लड़ा जाएगा। मान लीजिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा जाएगा। इसके लिए कहीं न कहीं समाज को लेके, और जो सुप्रीम कोर्ट माननीय निर्णय है अगर उन्होंने दिया है 118% मान लीजिए 2012 से जातिगत जनसंख्या बढ़ा है, तो इसके लिए कहीं न कहीं वो लाया है, तो फिर कहीं रोक लगाए हैं, तो कहीं न कहीं इसको समर्थन करना चाहिए। कि देखिए, आज काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ छात्रों द्वारा एक आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड और यूनिवर्सिटी के प्रशासन से इनके द्वारा वार्तालाप किया गया था। ये यूजीसी को लेकर समर्थन में इनके द्वारा ये आयोजन शांतिपूर्वक कराया जाना था। कहीं पे आज़ाद पार्क पे इनके द्वारा शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपनी बात रखने का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के प्रशासन को दिया गया था। उसी के सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था। प्रोक्टोरियल बोर्ड की रिक्विजिशन पे यहाँ पे पुलिस लगाई गई थी, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और ड्रोन यूनिट यहाँ पे लगाई गई थी ताकि कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो, और ये इनके द्वारा शांतिपूर्वक खत्म किया गया। शुक्रवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे दिवंगत अजित पवार की अस्थियां मां गंगा में विसर्जित की गई। मोक्षदायिनी काशी में शुक्रवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे दिवंगत अजित पवार की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। एनसीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिर्जापुर से अस्थि कलश लेकर काशी पहुंचे थे। अस्थि कलश यात्रा में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। यात्रा के दौरान मंत्रोच्चारण, पुष्पार्पण किया गया। इसके उपरांत कार्यकर्ता बजड़े पर सवार होकर अस्सी घाट से हरिश्चंद घाट के लिए रवाना हुए। अस्थि कलश लेकर लोग मिर्जापुर से सड़क मार्ग के जरिए वाराणसी पहुंचे। हरिश्चंद घाट पहुंचकर वैदिक परंपराओं के अनुसार गंगा में अस्थि विसर्जन किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। इस अवसर पर मिर्जापुर निवासी अरुण दुबे ने बताया कि दिवंगत अजित पवार दादा का आज 10वां संस्कार है। उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसी क्रम में वे मिर्जापुर से अस्थि कलश लेकर काशी आए हैं। उन्होंने बताया कि अस्थि कलश लेने के लिए वे पहले दिल्ली गए थे, जहां से कलश लेकर मिर्जापुर पहुंचे। वहां शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी लोग वाराणसी आए। उन्होंने बताया कि अजित पवार का परिवार भी जल्द ही काशी आएगा और दर्शन पूजन करेगा।
मुझे यूपी में काशी का विसर्जन की जिम्मेदारी मुझे दिया गया हुआ है। हम लोगों ने कलश को लेकर के पहले तो उनके पैतृक बारामती से उठा करके केंद्रीय कार्यालय दिल्ली के बाद अभी डायरेक्ट मिर्ज़ापुर होते हुए हम लोग 80 घाट में विसर्जन किए हुए हैं। इसके बाद वाराणसी में क्या? अभी शाम में यहाँ पे गंगा आरती है, तो हम लोगों ने उनको पूरे बनारस वासियों की तरफ से उनको आज शाम में श्रद्धांजलि दिया जाएगा 2 मिनट मौन रख करके 80 घाट की आरती में। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के द्वितीय चरण में गंभीर अनियमितताओं और पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सप्लाई से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र 388 में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के द्वितीय चरण में गंभीर अनियमितताओं और पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिलाधिकारी की उपस्थिति में एडीएम सप्लाई से मिला और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम अवगत कराते हैं कि शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र 388 में 451 बूथों पर कराए गए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य के पश्चात प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा उठाए जा रहे सवाल भाजपा कथनी करने के बीच के गहरे अंतर को उजागर करती है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लगातार गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। कहीं पात्र मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, कहीं वास्तविक मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है, तो कहीं प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता का अभाव है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं से घबरा चुकी है और अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भ्रम फैलाने का सहारा ले रही है। की कोशिश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल है। यह संत कबीर और नजीर की विचारधारा की धरती है। माँ गंगा की नगरी है और भगवान विश्वनाथ की पावन काशी है। यहाँ नफरत, विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री रविंद्र जायसवाल के ऐसे मंसूबों को काशी की जनता कभी सफल नहीं होने देगी। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, अशोक सिंह, हसन मेहंदी, कब्बन, लोकेश सिंह, संतोष चौरसिया, रामजी गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। हम सब ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने सबसे पहले एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसकी समय सीमा और बढ़ाने की, ताकि लोग सहूलियत के साथ वोट उनके नाम जुड़ सके। और कल एक यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी जिस तरह से मीडिया में बने रहने के लिए और अपनी संभावित दिख रही हार को अभी से हिंदू मुस्लिम करने के उद्देश्य से कल जो वोट जिहाद का एक आरोप लगाया गया और खुद अपनी इस आरोप लगाने की जल्दबाजी में वो अपनी सरकार को कटघरे में घेर लिए। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोटर 9000 के ऊपर लोग मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के लोगों ने बना करके वोट जिहाद किया है। महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू करने से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन कर महोत्सव के प्रारंभ की अनुमति हेतु विघ्न विनाशक से प्रार्थना की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश जी की पूजा की। श्री गणेश जी को वस्त्र, पुष्प, दुर्वा, माला, नैवेद्य भोग अर्पित किया गया और भावपूर्ण तरीके से गणेश जी की स्तुति कर उनकी आरती उतारी गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू करने से पूर्व प्रथम पूज्य गौरीनंदन श्री गणेश जी का पूजन किया गया। श्री गणेश जी के पूजन के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। शास्त्रीय महोत्सव में कल से मंदिर में स्थित सभी प्रधान विग्रहों का रुद्राभिषेक कर उन्हें जागृत किया जाएगा तथा उनकी आराधना की जाएगी। समस्त देवताओं का आवाहन कर महोत्सव में सहभागी हो श्रद्धालुओं को आशीष प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव पर्व का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। महाशिवरात्रि पर्व पर सांस्कृतिक के साथ ही साथ शास्त्रोक्त आयोजन भी श्री काशी विश्वनाथ धाम की विशेषता है। शास्त्रोक्त आयोजन प्रारंभ करने से पूर्व शास्त्रोक्त रीति के अनुसार सबसे पहले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की अनुमति प्राप्त की जाती है। प्रथम पूजन उनका होता है। आज प्रथम पूजन भगवान श्री गणेश का करने के साथ ही इस पूरे महोत्सव का प्रारंभ कर दिया गया है। अग्रेतर जो न्यास की योजना इस वर्ष के नवाचारों के अंतर्गत है कि सभी जो दैवी शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं, भगवान श्री विश्वनाथ के जितने आग्रही अनुग्रही हैं, उन सभी को हम लोग आह्वान करेंगे मंत्रोच्चार के साथ शास्त्रोक्त रीति के अनुसार। 115 देवताओं के विग्रह हमारे धाम में हैं, उनका एक साथ पूजन किया जाएगा और साथ ही बहुत ही मंत्रोच्चार के साथ और शास्त्रोक्त विधि से उनका आवाहन करते हुए आवाहन श्लोकों के द्वारा समस्त सात्विक शक्तियों को महाशिवरात्रि के इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया जाएगा। और जो प्रधान महादेव हमारे यहाँ 15 हैं, सभी का अलग अलग रुद्राभिषेक भी किया जाएगा।
इस क्रम में सर्वप्रथम अगला जो आयोजन होगा भगवान गणेश की पूजा के पश्चात, वो भगवान विश्वनाथ के गुरु स्वरूप में विराजने वाले अभिमुक्तेश्वर महादेव के रुद्राभिषेक के साथ सर्वप्रथम उन्हें जागृत करके उन्हें आमंत्रित करेंगे। उसके पश्चात सभी महादेव को आमंत्रित करेंगे, सभी देवताओं को आमंत्रित करेंगे, सभी को जागृत करेंगे और सभी की कृपा हम सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होती रहे। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत यूआई हैकाथॉन के 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय 6 एवं 7 फरवरी 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा एवं परामर्श कंपनी टीसीएस तथा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में गैर तकनीकी क्षेत्र के छात्रों के लिए आयोजित भारत यूआई हैकाथॉन कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है, जिसमें तकनीक और संस्कार का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। गैर तकनीकी विषयों के विद्यार्थियों के लिए भी एआई का ज्ञान समय की मांग है। ऐसी कार्यशालाएं विद्यार्थियों को नवाचार, आत्मनिर्भरता एवं रोजगार परक कौशल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि एआई का सकारात्मक, नैतिक एवं रचनात्मक उपयोग राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में टीसीएस कंपनी की ओर से एक क्षेत्रीय प्रमुख संदीप जोशी एवं तकनीकी विशेषज्ञ अंकित तथा उनकी टीम द्वारा विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला के दौरान छात्रों को एआई के माध्यम से ऐप एवं वेबसाइट निर्माण, डिजिटल नवाचार तथा दैनिक जीवन में एआई को समाहित कर जीवन शैली को बेहतर बनाने के तरीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्रों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। विश्वविद्यालय की ओर से कार्यशाला के समन्वयक हेतु डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्य, सहायक आचार्य व्याकरण विभाग एवं श्री मोहित मिश्र सिस्टम एनालिस्ट तथा विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम द्वारा छात्रों को निरंतर सहयोग प्रदान किया गया। टीसीएस की ओर से मयंक सिंह, लक्ष्मण सिंह नेगी, राजेश कुमावत, राजेंद्र कुमार एवं अमन पांडा द्वारा भी विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया गया। न्यायपालिका, मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच जैसे विषयों पर बीएचयू के विधि संकाय में एक विशेष व्याख्यान का शुक्रवार को आयोजन हुआ। बीएचयू के विधि संकाय द्वारा शुक्रवार को एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायपालिका, मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन विधि संकाय परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएचयू कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक उपेंद्र बघेल आईपीएस ने सहभागिता किया। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अपने विशेष व्याख्यान में विकसित भारत के लिए सहयोगात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुशासन की अवधारणा को सशक्त बनाने में न्यायपालिका की सक्रिय, संवेदनशील एवं संतुलित भूमिका अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विधि के छात्रों को संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण हेतु सजग एवं प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। वहीं उपेंद्र बघेल आईपीएस ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच और अभियोजन की कुछ अंतर्दृष्टि विषय पर अपने अनुभव साझा करते हुए वैश्विक स्तर पर अपराध अनुसंधान, मानवाधिकार संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जटिलताओं को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात स्वागत भाषण, विशेष व्याख्यान, संवाद सत्र तथा अध्यक्षीय संबोधन का आयोजन किया गया। संवाद सत्र में विद्यार्थियों, शोधार्थियों ने अतिथियों से विभिन्न विधिक एवं समसामयिक विषयों पर प्रश्न पूछे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन विधि संकाय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीपी उपाध्याय द्वारा किया गया। तो शासन और न्यायपालिका के अंतर संबंध में यह मूलतः यह विषय है। तो प्राचीन काल से जो अभी तक मैंने सुना, कौटिल्य अर्थशास्त्र का उद्धृत करते हुए और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कौटिल्य के समय के कैसी शासन प्रणाली थी, मूलतः न्यायाधीश जी आज उसी पे अपना विचार प्रारंभ किया है। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा नागिन नाटक मंडली प्रेक्षागृह में 7 एवं 8 फरवरी को 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक संस्था भारतीय संगीत तथा ललित कलाओं का एक प्रतिष्ठित परीक्षा बोर्ड हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सहित भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर कार्यरत है। विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संस्था भारत के समृद्ध कलात्मक विरासत को जन जन तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने का सतत प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी भारतीय सेना के छावनी क्षेत्रों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें संगीत एवं कला की अनुपम छटा बिखेरते हुए देश के रक्षकों हेतु एक सांस्कृतिक वातावरण का सृजन किया जाता है तथा उनके बच्चों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन होता है।
शारीरिक स्वास्थ्य और संगीत के गमंत्रित दृष्टिकोण के तहत संस्था संगीत चिकित्सा म्यूजिक थेरेपी को भी बढ़ावा देती है तथा उपचार और मानसिक शारीरिक संतुलन में सहयोग के लिए अस्पतालों में प्रतिमाह शास्त्रीय संगीत सत्र आयोजित करती है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल प्रेजेंस स्कीम के अंतर्गत हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी भारत के 18 राज्यों के 25 शहरों तथा विश्व के 5 देशों में प्रतिवर्ष लगभग 40 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी सतत सांस्कृतिक अभियान की कड़ी में भारत संस्कृति यात्रा के 576वें और 577वें संस्करण का आयोजन वाराणसी के श्री मुरारी लाल मेहता ऑडिटोरियम कबीर रोड में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम वाराणसी की प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्था नागरी नाटक मंडली के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में श्री मुरारी लाल मेहता ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस सभा के दौरान नागरी नाटक मंडली के सचिव ने इस 2 दिवसीय महोत्सव के प्रस्तुति देने वाले विशिष्ट कलाकारों की घोषणा की। पद्मश्री सम्मानित एवं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, वायलिन के विख्यात आचार्य पंडित मैसूर मंजूनाथ, विशिष्ट गायक पंडित देवाशीष डे एवं डॉक्टर रागिनी सारंग, प्रख्यात बांसुरी वादिका चित्रा चौरसिया तथा पंडित अर्णव भट्टाचार्य, पंडित प्रोसेनजीत पोद्दार, पंडित ललित कुमार और पंडित प्रभाकर दयाल अपनी प्रस्तुतियों से मंत्र को अलंकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त 2 उदीयमान युवा प्रतिभाएं सुरेला नस्कर एवं अनन्या दत्ता भी महोत्सव में प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम 7 एवं 8 फरवरी 2026 को प्रतिदिन सायंकाल 6:30 बजे से श्री मुरारी लाल मेहता ऑडिटोरियम वाराणसी में आयोजित होंगे। 7 और 8 फरवरी को शनिवार और इतवार सायं 6-6:30 बजे से हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी और नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2 दिनों का है और इसमें ये ध्यान दिया गया है कि युवा कलाकारों को काफ़ी प्रोत्साहित करना ज़रूरी है और वाराणसी के जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो यहाँ पे आमंत्रित है। पहले दिन हमारे वाराणसी के ही देवाशीष डे और डॉक्टर रागिनी सरना इनका गायन होगा। उस दिन एक नृत्य का भी कार्यक्रम है और एक जो है इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम भी है और दूसरे दिन पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन और मैसूर मंजूनाथ जी का जो है वायलिन वादन होगा। उस दिन भी एक गायन है और एक नृत्य का प्रोग्राम है। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिमरन पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में शुक्रवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में विदाई समारोह का शुक्रवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। समारोह के दौरान कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत उनके अध्यापकों व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा फूलों की वर्षा करके तिलक लगाकर किया गया। समारोह की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत के साथ हुआ। पुनः कार्यक्रम की लयबद्धता को बनाए रखते हुए विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक नृत्य द्वारा सबका मन मोह लिया गया। तत्पश्चात कक्षा 12 के चयनित विद्यार्थियों को प्रसंगानुसार अलंकृत किया गया, जिसमें शिवम चौबे मिस्टर फेयरवेल और आन्या गुप्ता मिस फेयरवेल, मोस्ट इनोसेंट बॉय उमा शंकर महासेठ और गर्ल एकता यादव, मोस्ट डिसिप्लिन बॉय साहिल वर्मा और गर्ल काजल कुमारी महासेठ, ऑलराउंडर गर्ल अनुष्का गुप्ता, मोस्ट स्टूडियस बॉय के रूप में प्रियांशु यादव को सम्मानित किया गया। तदंतर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल व अध्यापकों के प्रति अपने प्रेम व भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रकट किया गया। इस कार्य कृतियों के अलावा सीनियर्स के लिए विभिन्न प्रकार के फन गेम्स भी करवाए गए। सुंदर व रंग बिरंगे परिधानों में सजे छात्रों की चहल पहल से सारा स्कूल परिसर गूंज उठा। पुनः जूनियर्स के द्वारा अपने सीनियर्स के लिए एक भावपूर्ण विदाई गीत की प्रस्तुति की गई, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। इसी क्रम में विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज आप इस संस्थान से शिक्षा लेकर एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि हमने आपको एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया है और यह कामना करते हैं कि आप भविष्य में सफलता और ईमानदारी के मार्ग का ही हमेशा चयन करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय एवं अध्यापकों के साथ विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्र कनिष्क सिंह एवं यश राव ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन छात्र देवदत्त यादव ने दिया। आज बड़ा ही भावुक पल है। 12वीं के बच्चों के लिए आज फेयरवेल आयोजित किया जा रहा है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज वाराणसी के परिसर में आयोजित इस विदाई समारोह में बच्चों को सम्मान के साथ विदाई दी गई। अनुशासन, परिश्रम और समर्पण की सीख के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गुड लक पार्टी 2026 का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में कक्षा 10 के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु गुड लक पार्टी 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, वरिष्ठ कनिष्ठ समन्वय को कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। कृति ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सबका स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से बच्चों को आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने नृत्य, संगीत एवं नाटक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। बच्चों ने अपने अग्रजों के लिए खेल प्रतियोगिता गतिविधियों को भी आयोजित किया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने आशीर्वचनों से बच्चों को प्रेरित किया कि वह परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। कक्षा 10 की छात्रा अद्विका एवं श्रेयश्री तथा छात्र आदित्य चतुर्वेदी ने विद्यालय के अपने विगत अनुभवों को साझा किया तथा विद्यालय के अनुशासित वातावरण और अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ किया। इस अवसर पर सत्र 2025-26 में कक्षा 10 के दोनों वर्गों से श्रेणी आधारित कुछ पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें बेस्ट गर्ल बॉयज पुरस्कार साकी बंसारी तथा तान्या को मिला। अन्य पुरस्कारों में शिवम, वेदांत, सक्षम तथा आईना, बानो, आयुष का नाम रहा। यह सभी पुरस्कार प्रबंधक महोदय एवं प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल मंच संचालन छात्रा उन्नति हिमांशी तथा छात्र अंश यादव ने किया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। कि आगे आपका भविष्य कितना उज्जवल हो और कितना बढ़िया मार्क्स लेके आप आए। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर रहता है कि हम 10th पास करने के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें। उसके लिए कार्यशाला का हम लोग अपने यहाँ व्यवस्था करते हैं, जिससे बच्चों को ये बताया जाता है कि साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, और कॉमर्स लेते हैं तो क्या बन सकते हैं। तो हर क्षेत्र में जाने के लिए इनको पहले से एक सुझाव दे दिया जाता है, जिससे ये अगले 11th में जाने के बाद इनको चुनाव करने में, अपने भविष्य के प्रति सोचने में इनको बहुत परेशानी न हो। डर्बीशायर क्लब द्वारा भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई।
शुक्रवार को डर्बीशायर क्लब द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत पितरकुंडा तालाब पर मछलियों को चारा खिलाया गया। इस अवसर पर शकील ने कहा कि आज ही के दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा करके रुखसत हो गईं। शकील ने कहा कि लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वह संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर जी की सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई थी। तकरीबन 80 वर्ष लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज़ इस देश को दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि लता दीदी के नाम से एक ट्रेन वाराणसी से चलाई जाए। लता दीदी ने 30 भाषाओं में अपनी आवाज़ दी और कई हजार गीत गाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हैदर मुलाई, जावेद हुसैन, सुजीत पाठक, डॉक्टर प्रदीप शास्त्री, दुलारे हुसैन, राजू, भरत, मोहम्मद इस्लाम आदि उपस्थित थे। आज हम लता मंगेशकर जी के इस पुण्यतिथि पर उनको हम सत सत नमन करते हैं कि ऐसी महान गायिका जो इस दुनिया के अंदर 80 वर्ष तक उन्होंने अपनी आवाज़, अपनी कंठ से आवाज़ दी और इसीलिए उनको सुर कोकिला कहा जाता था। आज लता मंगेशकर जी नहीं हैं, हम उन लता मंगेशकर जी पे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो कि अपनी दीदी मानते थे, वो हमेशा उनको कहते थे कि हमारी बहन है, दीदी है। हम चाहते हैं कि उनके नाम से एक ट्रेन चलाई जाए लता मंगेशकर की वाराणसी से, और यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश के सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि लता दीदी के नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्क बनाया जाए। घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारे पंडित रवि किशन मिश्रा और संस्कृति शर्मा का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारे प्रसिद्ध अभिनेता एवं कथक कलाकार पंडित रवि किशन मिश्रा एवं सहयोगी कलाकार संस्कृति शर्मा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव पंचाक्षर श्रोतम तत्पश्चात तराना एवं समापन होली रंग डालूंगी से किया। दोनों कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में अखिलेश तिवारी ने मनमोहक बांसुरी वादन प्रस्तुत किया। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के अखिलेश तिवारी का बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन में विलंबित ख्याल, तत्पश्चात द्रुत ख्याल और अंत में भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बजाकर श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर दीपक मोदनवाल ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।